Hello students, this is Sanju Vidhan. I am working as a guest lecturer in Government JDO Satpati College, Basna. As you know, we are learning about व्यवसाय प्रबंध के सिद्धांत. ओके, सो इसी कड़ी में हम यूनिट फर्स्ट के प्रबंध विचारधारा का विकास का अध्ययन कर रहे थे. सो देखिए, जब प्रबंध का विचारधारा का विकास हुआ तो वो अलग अलग स्टेजेस में हुआ है ना. तो यहाँ पर प्रबंध विचारधारा के विकास के विभिन्न चरणों को हम देखते हैं. पहला है प्रारंभिक प्रबंध विचारधारा, ठीक है नहीं. उसके बाद दूसरा है संस्थापक विचारधारा, तीसरा है नव संस्थापक विचारधारा, चौथा है आधुनिक विचारधारा. आधुनिक विचारधारा के अंतर्गत भी हमारे पास दो टॉपिक्स हैं. पहला है प्रणाली विचारधारा, दूसरा है आकस्मिकता विचारधारा. देखिए, हम ये पूरे टॉपिक्स का अध्ययन करेंगे, लेकिन उससे पहले हम प्रारंभिक प्रबंध विचारधारा का अध्ययन करेंगे, ठीक है नहीं. देखिए, प्रारंभिक प्रबंध विचारधारा मतलब जहाँ पर से बेसिक विचारधारा का बनना स्टार्ट हुआ है. मतलब प्रबंध के विचारधारा का प्रबंध जैसे कोई विचारधारा भी है ऐसा हमें ज्ञात हुआ है, ठीक है नहीं. तो यहाँ देख सकते हैं, गेगर ने ठीक ही लिखा है कि प्रबंध के विकास की कहानी वस्तुतः मानव के विकास की कहानी से है, ठीक है नहीं. देखिए, प्रबंध का कार्य कौन करता है? मनुष्य ही करता है, ठीक है नहीं. नॉर्मल सी बात है, जो प्रबंध का विकास होगा मतलब मानव के विकास से ही संबंधित होगा. देखिए, पहले में क्या होता था? प्रारंभिक अवस्था में मनुष्य अकेले जंगलों में रहता था, कंदमूल खाता था और धीरे धीरे, है कि नहीं, और धीरे धीरे उसने अपने परिवार एवं गांव में समूह में रहना सीखा तथा इस प्रकार समाज का विकास हुआ, ठीक है नहीं. देखो, पहले पहले क्या होता था, जो व्यक्ति है ना, तो मनुष्य अकेला कहाँ रहता था? अकेले जंगलों में रहता था, है कि नहीं. क्योंकि उसके पास तो ग्रुप में कोई नहीं थे, तो उसके क्या खाता था? कंदमूल, फल, शिकार करके अपना पेट भरता था. फिर धीरे धीरे क्या हो, वो उसने परिवार बनाया और फिर गांव के समूह में रहना सीखा और फिर कृषि को अपनाया, पशुओं को पालने लगा और इसके साथ साथ क्या हुआ, उत्पादन प्रक्रिया भी प्रारंभ हुई, है ना. क्योंकि वो एक जगह में रह के क्या करते थे? खेती करते थे. खेती से जो अन्न मिलता था उसका उपयोग करते थे. देखिए, गांव के जन्म से समूह एवं समाज का महत्व पालने लगा. देखिए, सामूहिक कार्यक्रम करता था, फिर यथा पूजा विवाह आदि होने लगे. तो समाज के विकास के फलस्वरूप समाज की व्यवस्था के लिए प्रबंधकों का भी जन्म हुआ. जो वो प्रबंधक कौन होते थे? कबीले के सरदार होते थे, पुजारी होते थे, पादरी होते थे, राजा, मंत्री आदि नाम से भी जाने जाने लगे. देखिए, समाज के नियम रीति रिवाज बनाए जाते थे, तो उन्हें पालन करवाना, कर लगाना, वसूल करना, राज्य व शासन का संचालन करना, ये सब क्या किसका होता था? प्रबंधकों का होता था. क्योंकि देखिए, कोई राज्य है तो राज्य में सभी प्रकार की व्यवस्था को संभालने के लिए किसकी जरूरत पड़ेगी? प्रबंधक की जरूरत पड़ेगी. पहले क्या होता था? राजा संभालते थे. राज्य के साथ कौन संभालने लगते थे? मंत्री वगैरह सब संभालते थे, है ना. तो इस प्रकार वहाँ पर का कार्य हो जाता था. देखिए, यहाँ पे आगे देखते हैं, सुमेरियन सभ्यता विश्व की प्राचीनतम सभ्यता है, ठीक है. देखिए, सुमेरियन सभ्यता क्या था? देखिए, इतिहासकारों का मत है कि सुमेरियन सभ्यता विश्व की प्राचीनतम सभ्यता. इस सभ्यता में मंदिर के पुजारियों को ही समाज की व्यवस्था का अधिकार प्राप्त था. ये मंदिरों में भेंट पूजा तो लेते ही थे, साथ ही साथ कर लगाना, वसूल करना का काम भी करते थे. पुजारी इन सबका लेखा जोखा मिट्टी की तख्ती पर रखते थे और उसे मुख्य पुजारी को प्रस्तुत कर देते थे. इस प्रकार से उदाहरण से हमको पता चलता है कि उस समय भी प्रबंध व नियंत्रण का कार्य किया जाता था, है ना. आगे देखते हैं. देखो, मिस्र की प्राचीन सभ्यता में भी प्रबंधकीय ज्ञान की विद्यमानता है, ठीक है नहीं. मिस्र की सभ्यता के बारे में आपको पता ही होगा, है कि नहीं. तो देखिए, मिस्र के पिरामिडों को विश्व के 7 आश्चर्यों में गिना जाता है. देखो, मिस्र की जो सभ्यता है उसमें बहुत अच्छे तरीके से
घरों को बनाया जाता था, व्यवस्थित तरीके से रहता था। पानी का उपयोग भी किस प्रकार से करना है, कहाँ संचय करना है, और कहाँ कैसे शौचालय बनाना है, कैसे स्नान घर बनाना है, कैसे रसोई घर बनाना है, और शहर का कैसे निर्माण करना है, ये सब चीज़ बहुत अच्छे से वहाँ कार्य होता था। मतलब वहाँ भी प्रबंध का कार्य चालू हो गया था, तब भी तो वहाँ ये सब कार्य हो पाता था, है कि नहीं? नहीं तो हो पाता क्या? बिल्कुल चांसेस ही नहीं रहते, है ना। देखिए आगे देखते हैं, सिंधु घाटी की सभ्यता में भी प्रबंधकीय क्षमता का प्रमाण मिला है कि नहीं? देखिए सिंधु घाटी की सभ्यता क्या है? भारत की प्राचीनतम सभ्यता है। यहाँ पर जब हड़प्पा व मोहनजोदड़ो में खुदाई हुई है कि नहीं? तो ये यहाँ पर चला कि यहाँ इस तरह से 2000 से 1500 वर्ष पहले भी यहाँ कोई सभ्यता थी, है कि नहीं? तो इस सभ्यता के दोनों शहरों की खुदाई में मिले व्यापारिक शिलालेख, मोहरों, सुनिश्चित बने बाजार, सुघड़ बर्तन, गहने, पोशाक आदि से पता चलता है कि वहाँ के लोगों में भी, नागरिकों एवं शासकों में भी प्रबंधकीय क्षमता के प्रमाण थे। वो लोग भी बहुत ज़्यादा प्रबंधकीय तरीके से, मतलब प्रबंध से कार्य करते थे। देखो उसके अलावा वेदों से भी हमको पता चलता है कि पहले वस्तु विनिमय का कार्य होता था, पशुपालन होता था। तो और इसके अलावा समाज के कार्य करने के लिए सभा व समितियां बनाई गई थी। तो ये नॉर्मल सी बात है, आपको पता है कि सभा व समिति क्या करती है? संभालने का काम करती है, मतलब प्रबंध का कार्य करती है कि नहीं? ठीक है, चलो आगे देखते हैं। संस्थापक प्रबंध विचारधारा, है ना। इसमें पहला है नौकरशाही प्रणाली। देखो नौकरशाही पहले जानते हैं थोड़ा सा। संस्थापक प्रबंध विचारधारा को चिर प्रतिष्ठित विचारधारा या प्रणाली विचारधारा या दृष्टिकोण भी कहा जाता है। इसको इंग्लिश में क्लासिकल मैनेजमेंट थॉट और सिस्टम और अप्रोच बोला जाता है कि नहीं? तो संस्थापक प्रबंध विचारधारा शब्द से ये पता चलता है कि इसमें किसी अज्ञात घटना से संस्थापक प्रबंध विचारधारा बोल सकते हैं या चिर प्रतिष्ठित भी बोल सकते थे। तो चिर प्रतिष्ठित शब्द से आशय है कि ऐसी किसी अज्ञात घटना से है जिसे परंपरागत रूप से स्वीकार एवं पूर्व में स्थापित किया गया हो। देखिए चिर प्रतिष्ठित विचारधारा को समझने के लिए हम इसके दृष्टिकोण को समझने को निम्न प्रकार से समझ सकते हैं। तो इसमें पहला है नौकरशाही प्रणाली। देखिए नौकरशाही प्रणाली नॉर्मली कहाँ पाए जाते हैं? नौकरशाही को और क्या बोलते हैं? ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम या फिर अप्रोच, ठीक है। नौकरशाही प्रणाली मोस्टली गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन में, मतलब सरकारी कार्यालयों में पाए जाते हैं, क्योंकि वहीं पर नौकरों की तरह काम किया जाता है कि नहीं। और यहाँ पर ये रहता है कि संगठन के क्षेत्र में बहुत लापरवाही होती है, क्योंकि यहाँ पे जो नौकरी रहती है वो क्या रहती है? स्थायी रहती है। तो कार्य को समय पर पूरा करने का किसी का भार नहीं होता, है ना। तो बहुत ज़्यादा लापरवाही होती है। देखिए नौकरशाही संगठन के ढांचे को मैक्स वेबर ने बताया है कि इस ढांचे में क्या क्या गुण होते हैं, क्या क्या विशेषताएं होती हैं। देखिए पहला है विशिष्ट कृतियों में कार्य का विभाजन। देखो विशिष्ट कृतियों मतलब जब कोई भी स्पेसिफिक काम आता है तो उसमें सभी कार्यों को विभाजन कर दिया जाता है, मतलब कार्य को अलग अलग भागों में बांट दिया जाता है। वो कैसे होता है? देखिए जैसे किसी प्रकार की योजना आई तो उस योजना से संबंधित पहले क्या किया जाएगा? जैसे बिल्डिंग बनाना है हमको, है कि नहीं, तो पहले उसके लिए ज़मीन देखा जाएगा, तो नगर पालिका को हैंडल करवाएंगे। उसके बाद इंजीनियर को बुलाया जाएगा, वो बिल्डिंग के लिए नक्शा बनाएगा। फिर आगे के प्रोसीजर्स चलते जाएंगे। फिर ठेकेदार को बुला के कंस्ट्रक्शंस करवाएंगे।
फिर जो उसमें एक्स्ट्रा एक्टिविटी सामान लगते हैं वो सब का टेंडर निकलता है। ये सब चीज़ करके बहुत लंबा प्रोसीजर होता है कि नहीं। तो ये एक तो विशेष काम हो गया, मतलब कोई बड़ी सी बिल्डिंग बनाना विशेष काम हो कि नहीं, क्योंकि बड़ी सी बिल्डिंग बनाने में 1 से 2 साल तो लगता ही है। तो इसमें क्या हो, यहाँ पे कार्यों का विभाजन हो गया, ठीक है नहीं, कि पहले प्लानिंग कितने लोग करेंगे प्लानिंग कमेटी में, फिर एक्शन कमेटी में कितने लोग रहेंगे, फिर एक्शन का जो मतलब काम का मूल्यांकन कौन कौन करेगा। इस प्रकार से कार्यों का विभाजन कर दिया जाता है, ठीक है। अगला है नियमों का कठोर समूह जिससे कार्य निष्पादन निश्चित रहे, ठीक है नहीं। देखिए इसमें नियमों का जो समूह होता है वो कठोर रहता है, ठीक है नहीं। कठोर रहता है मतलब गवर्नमेंट की जो ऑफिसेस रहते हैं वहाँ पे जो रूल्स रेगुलेशंस होते हैं बहुत ज़्यादा कठोर होते हैं। तो इससे ये रहता है कि सबको बहुत स्ट्रिक्टली उसका पालन करना ही पड़ता है, ठीक है नहीं। तो इससे पता चल पाता है कि वो कार्य क्या निष्पादन क्या होगा, निश्चित होगा ही होगा और वो समय पर भी पूर्ण होगा। इसके बावजूद भी बहुत सारे लोग अपने कार्य को समय पर नहीं करते हैं, ठीक है नहीं। तो और आपको पता है कार्य को निश्चित तौर से कंप्लीट होने के लिए उससे संबंधित नियम का या रूल्स रेगुलेशन का होना बहुत ज़्यादा आवश्यक होता है। देखिए अगला है प्रबंध के स्तरों की सत्ता की व्याख्या, ठीक है नहीं। देखिए इसका मतलब होता है स्पष्ट सत्ता उत्तरदायित्व संबंधों की स्थापना बनी रहे, है कि नहीं। इसमें प्रबंध के स्तरों की सत्ता की व्याख्या होती है, मतलब प्रबंध के अलग अलग स्तर होते हैं, उच्च स्तर, मध्यम स्तर, निम्न स्तर। तो हर स्तर में कौन मुख्य होगा, कौन कर्मचारीगण होंगे, कौन ऑर्डर देगा, कौन मूल्यांकन करेगा, ये सब फिक्स रहता है। तो समय समय पर ये सब काम अच्छे से हो पाता है कि नहीं। क्योंकि अगर हर कोई अपने उस काम के लिए स्पेसिफिक फिक्स नहीं रहेगा तो क्या होगा, अंत में पूरा काम गोल मटोल हो जाएगा, ठीक है नहीं। और हमको पता नहीं चल पाएगा कि कौन अच्छे से काम कर सकता है और कौन से काम कौन कर रहा है। तो अंत में हम किसी को उत्तरदायी भी नहीं ठहरा सकते कि आपने अपना काम अच्छे से नहीं किया है, क्योंकि उत्तरदायी कैसे ठहराया जाएगा जब तक पता है कि कार्य का विभाजन अच्छे से नहीं किया गया है। तो प्रबंध के स्तरों की सत्ता की व्याख्या की जाती है। देखिए अगला है अधीनस्थों से व्यवहार करते समय अव्यक्तिगत दृष्टिकोण, ठीक है नहीं। देखिए नौकरशाही में क्या होता है, अधीनस्थों से बहुत रूडली बिहेव किया जाता है, ठीक है नहीं। तो जब अधीनस्थों से व्यवहार किया जाता है तो अव्यक्तिगत दृष्टिकोण होता है, मतलब इनफॉर्मल तरीके से बात किया जाता है, मतलब कभी कभी रूडली बात किया जाता है। जिससे क्या होता है कर्मचारी को कभी कभी थोड़ा सा बुरा भी लग सकता है कि मुझसे अच्छे से बात नहीं किया गया करके। क्योंकि देखिए हर व्यक्ति चाहता है कि उससे अच्छे से व्यवहार किया जाए और उससे अच्छे से बात किया जाए, तभी तो वो उस मतलब इंस्टीट्यूशन में या फिर संस्था में काम करने का चाहेगा। क्योंकि किसी की बेइज्जती होगी तो वो करने आएगा क्या, बिल्कुल करने नहीं आएगा, है ना। सो ये सब बहुत ज़्यादा आवश्यक है। अगला है लिखित नियम निर्णय व व्यापक फाइलिंग प्रणाली, ठीक है नहीं। देखिए नौकरशाही प्रणाली में क्या होता है, लिखित नियम होता है, मतलब मौखिक नियम नहीं होता, लिखित होता है। तो लिखित नियमों का पूरा एक परफॉर्मा होता है, फिर उन नियमों के हिसाब से निर्णय लिया जाता है और हर नियम के अनुसार सभी पेपर्स को प्रॉपर फाइलिंग किया जाता है। मतलब जो भी कार्य होता है वो पेपर में होता है, तो सभी पेपर का फाइलिंग करना आवश्यक है। तो हर स्टेप के लिए अलग अलग फाइल बने रहता है, स्टार्टिंग से लास्ट तक के लिए, है नहीं। तो उस फाइलिंग को अच्छे से
जमा के यूज़ किया जाता है। और स्पेलिंग से ही आप पता चल पाता है कि हम कहाँ पर गलती कर रहे हैं, कहाँ पे कुछ सुधार हो सकता है क्या इस टाइप से, है कि नहीं। चलिए आगे देखते हैं पदासीन अधिकारियों की विशिष्ट योग्यताएं। ठीक है नहीं। देखिए हर स्टेप में कोई अधिकारी पदासीन है होगा कि नहीं, तो सभी की योग्यता निश्चित होगी, क्योंकि अगर विशिष्ट योग्यता नहीं होगी तो वो स्पेसिफिक काम करेगा कैसे। जैसे कोई सेल्स डिपार्टमेंट का है तो वो सेल्स को उसको अच्छे से आना चाहिए, और सेल्स से रिलेटेड जो भी जरूरी होता है वो सब चीज़ उनको पता होना चाहिए, तभी तो वो उसकी विशिष्ट योग्यता गिनी जाएगी। अगर कोई कॉमर्स वाला है तो उसको अकाउंटेंट डिपार्टमेंट में डालेंगे, क्योंकि उनको पता है कि ये पैसे का लेखा जोखा अच्छे से कर सकते हैं और पैसे का कैलकुलेशन अच्छे से संभाल सकते हैं, ठीक है नहीं। ऐसे ही अलग अलग डिपार्टमेंट, कोई इंजीनियर है तो जहाँ पे मशीनरी होगी उस डिपार्टमेंट में भेजेंगे उनको, कि अगर मशीन से संबंधित कोई परेशानी हो रही है तो आप मशीन को ठीक करेंगे करके, ठीक है नहीं। सो जो भी अधिकारी होते हैं वो अपने पूरी तरह योग्य होते हैं, क्योंकि अगर मजदूरों के कार्य करते वक्त अगर किसी प्रकार की परेशानी आएगी तो उसको कौन हैंडल करेगा, ये अधिकारी तो हैंडल करेंगे, ठीक है नहीं। सो ये सब उनके में गुण होते हैं। अगला है तकनीकी क्षमता के आधार पर नियुक्तियाँ। देखिए नौकरशाही जो कार्यालय होते हैं वहाँ पे अगर तकनीक से संबंधित कार्य हो रहे तो उनकी तकनीकी क्षमता के अनुसार ही नियुक्तियाँ की जाती हैं। जैसे अगर इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट में है तो इलेक्ट्रिकल इंजीनियर को नियुक्ति दी जाएगी, ठीक है। जो इलेक्ट्रिकल इंजीनियर से इंजीनियरिंग किया होगा उसी को नियुक्ति दी जाएगी। अगर कोई माइन वाला डिपार्टमेंट है तो जो माइन वाले में इंजीनियरिंग किया होगा उसको बुलाया जाएगा, ठीक है। अगर कोई पशुपालन से संबंधित है तो जो एग्रीकल्चर की स्टडी किया होगा उसको उनकी क्षमता के अनुसार उनको नियुक्ति दी जाएगी। इस प्रकार से अलग अलग क्षमता के अनुसार उनको नियुक्ति दी जाती है, ठीक है ना। देखिए यहाँ पे जीवन पर्यंत रोजगार तथा मनमाने ढंग से बर्खास्तगी के प्रति सुरक्षा होता है। तो जीवन पर्यंत रोजगार मतलब जीवन भर रोजगार रहता है एक टाइप से। देखिए अभी के समय तो नॉर्मली जीवन की जो प्रत्याशा है वो 60 वर्ष है, ठीक है नहीं। तो ये माना जाता है कि 60 वर्ष तक वो रोजगार मिल रहा है, मतलब ज़िंदगी भर का रोजगार है। उसके बाद वैसे भी पेंशन तो मिलता ही है, ठीक है। अभी 2004 से पहले पेंशन बंद हो गया है। पेंशन के बदले वो सरकार बहुत बड़ा अमाउंट एज अ पेंशन दे देती है। पेंशन मतलब एज अ ग्रेच्युटी टाइप से, है ना। और देखिए मनमाने ढंग से बर्खास्तगी की प्रति सुरक्षा। देखिए मनमाने ढंग से बर्खास्त मत तो हो, इसीलिए लोग गवर्नमेंट जॉब ज्वाइन करते हैं, ठीक है ना। क्योंकि प्राइवेट जॉब में अगर कर्मचारियों की ज़रूरत नहीं हो तो क्या करते हैं, छटनी कर देते हैं और साल भर में कभी भी जॉब से निकाला जा सकता है, ये रहता है। सो यहाँ पर क्या होता है कि यहाँ पर मनमाने ढंग से बर्खास्तगी नहीं हो सकती, मतलब जॉब से नहीं निकाल सकता बिना वैलिड कारण के, मतलब बिना किसी प्रकार के इनडिसिप्लिन काम। मतलब अगर कोई गलत काम कर रहा है, नियम विरुद्ध कार्य कर रहा है, तभी उसकी बर्खास्तगी की जाएगी, वरना कोई बर्खास्तगी नहीं कर सकता। अगर कोई किसी को जानबूझ के फंसा के कर रहा है तो यहाँ पर जो कर्मचारी है वो केस कर सकता है कि मुझे नियम के विरुद्ध फंसाया जा रहा है और मुझको निकाला जा रहा है। तो कोर्ट यहाँ पर क्या कर सकती है, उनको नौकरी वापस दिलवा सकती है। तो इससे क्या होगा, और सामने कर्मचारी का जीवन भी व्यवस्थित रह पाएगा
और यहाँ पे कार्य भी अच्छे से हो पाएगा, है कि नहीं, और उसे ज़िंदगी में ऐसे डर भी नहीं रहेगा। ठीक है, चलो आज का इतना ही करते स्टडी, आगे कल का देखते हैं।